टू आवर क्लास शकुंतलम एकेडमी। बच्चे, पिछली क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस के टाइप्स के बारे में, लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर कर रखा हुआ है और फंक्शंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी किए हुए हैं। आज की जो हमारी क्लासेज है वो मैथमेटिकल टूल्स में ही आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है कैलकुलस। बेसिकली कैलकुलस जो है वो हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन इसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ पढ़ने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें फिजिक्स में कितना कैलकुलस का पार्ट यूज़ पढ़ने वाला है। देखिए, कैलकुलस है तो ये कैलकुलस इन्वेंट क्यों किया गया? कैलकुलस बनाने का सिर्फ पर्पस यही था ताकि हम फिजिक्स में जो प्रॉब्लम आएंगे, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं, उनको मैथमेटिकल रूप देने के लिए। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिकॉज मैथमेटिक्स का अगर अंडरस्टैंडिंग हमें है तो हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिजिक्स के लॉज को समझना आसान होगा, उसको डिकोड करना आसान होगा। कैलकुलस अगर बात किया जाए कि इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है, तो हम बोलेंगे इट इज इन्वेंटेड बाय न्यूटन। जैसा कि आप देख रहे हो, न्यूटन ग्रेट फिजिसिस्ट भी थे और साइंटिस्ट थे। हालांकि इन्होंने फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा अपना रूल्स एंड लॉज दिए हुए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है कैलकुलस, उनका भी इन्वेंशन कौन किया हुआ? न्यूटन। जो इसका क्रेडिट है वो न्यूटन साहब को जाता है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है। अब कैलकुलस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। इस पर हमारी 3-4 क्लास लगने वाली है डिफरेंशिएशन के ऊपर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन, जब हम एक बार डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं AOD। AOD मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम लोग इंटीग्रेशन सीख जाएंगे तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन का हमें फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ पड़ने वाला है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात ये चीज़ें हैं कि जब आपको टूल्स मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन हमें पता है, इंटीग्रेशन हमें पता है, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे। सपोज कीजिए कि हम आपको हथौड़ा दे देंगे, आपको कटर मशीन दे देते हैं, आपको ब्लेड दे देते हैं, आपको एक्स दे देते हैं, और हमें आपको कहा जाए कि एक पेड़ को काटना है, तो आप किन टूल्स का यूज़ करने वाले हो? क्या आप हथौड़े से पेड़ काट सकते हो? नहीं। आपको कटर मशीन का यूज़ करने वाले हैं। हो सकता है कि छोटा पेड़ होगा तो हम एक्स से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो सिर्फ हमें मैथमेटिकल पार्ट जानना ही ज़रूरी नहीं है। अगर हम सिर्फ डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अपने आप में एक मैथमेटिक्स है, लेकिन इस मैथमेटिक्स को कहाँ पे अप्लाई करना है, किस प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ पड़ेगा और किस प्रॉब्लम में हमें इंटीग्रेशन का यूज़ पड़ना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, और इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि देखेंगे इंटीग्रेशन हमें कहाँ पे लगाना है, डिफरेंशिएशन हमें कहाँ पे लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, इसकी सारी लेक्चर्स वगैरह कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इंटीग्रेशन में हम सारी चीज़ देखते हैं। डिफरेंशिएशन, अगर इन चीज़ों को आप तोड़ तोड़ के समझोगे, पहले जो आज की हमारी क्लासेस होने वाली डिफरेंशिएशन के ऊपर, ये काफ़ी सिंपल क्लासेस होने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग कैसे इन्वेंशन हुआ, इसका क्या मीनिंग है। जैसा कि अगर आप डिफरेंशिएशन को तोड़ेंगे, इसके अंदर हम 2 टिक पढ़ेंगे, एक है डिफरेंशिएशन। चलिए हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, आप इस जब वर्ड डिफरेंशिएशन को देखो क्लियरली, गौर से देखते हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है वो डिफरेंस टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्या आपको यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस वाला चीज़ महसूस हो रहा होगा? और इसमें इनिशिएशन लगा दिए, और डिफरेंशिएशन बन चुका है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस या फिर एक्ट या फिर प्रैक्टिसिंग ऑफ डिस्टिंग्विशिंग टू वैल्यूज। तो ये हम बोल सकते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिफरेंस अगर हम इसको जनरल टर्म में बोलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन जो है ना, बेसिकली ब्रेकिंग प्रोसेस है।
तोड़ने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जैसे आपका घर बना हुआ है, घर को अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? ईंट मिलने वाले हैं। जिस कंपोनेंट से आपका वो घर बना हुआ है वो सब सारे कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन भी बेसिकली क्या काम करता है? तोड़ने का काम करता है। इसीलिए अगर आप लोगों को पता होगा, हम जब फर्स्ट लेक्चर ले रहे थे तो डिफरेंशिएशन के सामने हम हैमर का फिगर बनाए हुए थे। हैमर का मीनिंग हम लोग तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेकिंग के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है सो कुछ ब्रेकिंग के जैसे काम करने वाला है, मीन्स तोड़ने के जैसा काम करने वाला है। तोड़ने के लिए यूज़ करेंगे इसका हम लोग। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिफरेंस। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो वर्ड है अपने आप में डिफरेंस को कैरी करके चल रहा है। तो अगर सिंपल टर्म में इसको डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे मेथड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग या डिफरेंशिएटिंग टू वैल्यूज, या फिर कोई भी दो वैल्यूज हो सकते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो वहाँ फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो दो फंक्शन हो सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में बात करेंगे तो दो कोई भी अननोन चीज़ हो सकते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस को हम लोग चेंज भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज। आज की क्लासेस काफ़ी सिंपल भी होने वाले हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी होने वाला है। अगर हमें डिफरेंस को लेकर चलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस इज बेसिकली चेंज, इट इज़ द चेंज। तो हम कैसे दिखाएंगे डिफरेंस को या चेंज को? अगर मैथमेटिकली दिखाना हो तो हम डिफरेंस या फिर चेंज को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के फाइनल वैल्यू में से अगर आप इनिशियल वैल्यू को हटा दोगे तो आपको मिलेगा क्या? चेंज मिलेगा या उसका डिफरेंस मिलेगा। अब फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी नाम से क्लियर है, क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स ऑन विच वी वांट टू स्टडी या फिर वी वांट टू ऑब्जर्व, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं, जिसके ऊपर हमारी क्या होने वाली है? एक्सपेरिमेंट होने वाली है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे इसमें टर्म आते हैं जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके अलावा आप बात करोगे डिराइव में तो उसमें जाएगा आपका वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया। ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें कि हम कोई ऑब्जर्वेशन या कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉप वॉच का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप घड़ी में देखोगे ना कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस टाइम पे कितना, उस वक्त कितना टाइम हो रहा था, और जब आप एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करोगे, एंड करोगे तो उस वक्त कितना टाइम हो रहा था। तो जब आप एक्सपेरिमेंट देखने गए, जब करने गए उस टाइम पे मान लीजिए कि आपको 3 बज रहे थे, तो ये जो जिस वक्त आपने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग टाइम, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वैल्यू। उस वक्त टाइम हो रहा था 3 सेकेंड। जब आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को एंड किया, उस टाइम पे हो रहा था आपका 5 सेकेंड हो गया था। सपोज कीजिए कि आपका 5 सेकेंड, तो जो 5 सेकेंड है वो आपका क्या है? फाइनल वैल्यू है। ये जो 3 सेकेंड है ये आपका क्या है? इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। तो हमको अगर निकालना होगा दोनों के बीच में डिफरेंस या फिर चेंज, तो हम क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू डेट मीन्स 5 सेकेंड माइनस इनिशियल वैल्यू 3 सेकेंड, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2 सेकेंड। तो ये जो 2 सेकेंड मिला है ये बेसिकली क्या है? ये आपको बताएगा कि दोनों में डिफरेंस या फिर चेंज। क्लियर? तो यस, अब यहीं से धीरे धीरे हमारी स्टडीज़ जो है सो आगे मूव करेगी और वहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ को समझते समझते धीरे धीरे डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस या फिर चेंज क्या है। डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जब आप ये वैल्यू निकालोगे, अभी यहाँ पे टाइम था तो टाइम तो हमेशा इंक्रीज करता है, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो फॉर सपोज कीजिए कि आपकी कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी घट भी सकती है या उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ये आपका एक कार हो गया, और ये इनिशियली जो वेलोसिटी है वी आई हम लिख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ये है 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ।
टुवार्ड्स नॉर्थ। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपने एक्सीलरेटर लिया है या एक्सीलरेटर छोड़ा है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, इंक्रीज करके 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, अभी भी नॉर्थ की तरफ है, तो आप चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, 7 - 5 करेंगे, 2 सेकेंड की हमें चेंज मिल रही है, इस वक्त चेंज पॉजिटिव है। या फिर अगर इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, घट करके 3 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ आ जाए, उस टाइम पे आप क्या करोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लोगे। अब क्या मिलने वाला है, निगेटिव वैल्यू, बिकॉज 3 में से अगर आप 5 हटाओगे तो -2 आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर चेंज जो हो सकते हैं वो निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। लेकिन हम लोग उसको जब मैथमेटिकली दिखाते हैं ना, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मॉड का साइन लगाएंगे। किस साइन लगाएंगे, मॉड का। ये मॉडुलस साइन दिखा रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी ना, उसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। ऐसे जो दिखाते हैं ना, इसका मतलब होता है मॉड, इसको बोला जाता है मॉड। ये दिखाता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को। जैसे अगर यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं तो -2 वैल्यू आएगी, लेकिन -2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2, तो हम बोलेंगे यहाँ पर चेंज या फिर डिफरेंस 2 की है। जो ये निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि वैल्यू आपकी घट रही है। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स करता है कि योर वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ओके, नाउ अब ये डिफरेंस और चेंज के ही ऊपर हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि डिफरेंस और चेंज कितने तरह के होते हैं। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हो वैल्यू 2 सेकेंड की, सपोज कीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं PQ मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसका हम एक डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में हम लिख देते हैं इसकी इनिशियल वैल्यू और ये है इसका फाइनल वैल्यू। और समझिए इसको कैसे समझेंगे हम लोग। सो देखिए, हम जब पहला ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, तो इनिशियल वैल्यू इसकी मान लेते हैं कि 99 है। ओके, और इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। ठीक, नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम चेक करने जा रहे हैं, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू है 95 और फाइनल वैल्यू है इसकी 100। हम जब थर्ड ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो इसकी इनिशियल वैल्यू हम ले लेते हैं 99.5 और जो इसकी फाइनल वैल्यू है वो है 100। आप तीनों केस में, तीनों ऑब्जर्वेशन में निकाल सकते हो चेंज या डिफरेंस को, बोलेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब हम फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन में निकालेंगे चेंज या फिर डिफरेंस, तो हमें कितने का मिलेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये कितना जाएगा, 1 का डिफरेंस हमें मिल रहा है, तो 1 का डिफरेंस मिल गया। जब सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं तो 100 - 95 करेंगे तो हमें 5 का चेंज मिलने वाला है। और ये जो थर्ड वाला जो हम देख रहे हैं जिसमें 100 वैल्यू है और 99.5 है, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे डिफरेंस या चेंज को तो आपको मिलेगा 0.5 का। पहले वाले केस में 1, सेकेंड वाले केस में 5 और थर्ड वाले केस में 0.5, ये आपको चेंज मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलिए, एक चेंज हमको कुछ इस तरह का मिलता है। हम जब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं या फिर मान लीजिए गाड़ी का, जो ये कार है आपकी, इस कार का हमको मोशन ऑब्जर्व करना है। अभी हमने अपने घड़ी में देखा कि टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने पलक झपकाया, फिर से टाइम देखा तो टाइम कितना हो रहा होगा, ऑलमोस्ट वो 3 हो रहा होगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे, मेरे पलक झपकाने, जब मैं आइज को ब्लिंक किया हो, उसके बाद मैंने घड़ी को फिर से देखा, तो इनिशियली जो टाइम थी वो इनिशियल वैल्यू था टाइम का कितना, 3 सेकेंड। ओके, जब मैंने पलक झपकाया और फिर से टाइम को देखा, घड़ी को देखा, तो टाइम हो रही थी 3.000001 सेकेंड। मीन्स इतना का इंक्रीमेंट हो गया होगा। मेरे पलक झपकाने में टाइम हमारा चेंज होकर इतना हो गया। अब आप बोलोगे कि इसमें चेंज कितना आएगा, तो हम चेंज निकालेंगे जब, तो हमें कितना मिलने वाला है, 0.00001 सेकेंड का। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है, क्या दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल अंतर दिख रहा है। ये जो वैल्यूज है, ये सारी जो वैल्यूज है हमें निकला हुआ है, और ये जो वैल्यूज हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस दोनों में अंतर यही है कि ये वैल्यू इसके सामने में बहुत बड़ी वैल्यू है। ये एक लार्ज चेंज है और ये वाला चेंज इतना छोटा चेंज है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इट कैन बी नेग्लेक्टेड अंडर द ऑब्जर्वेशन, but it cannot be neglected under the observation because
इट हैज़ सम सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड इट हैज़ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि चेंज दो तरह के हो सकते हैं, चेंज कर लीजिए या फिर डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस दो तरह के होते हैं, एक है सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब जो अपने आप में कुछ वैल्यू कंटेन करता है, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, और एक वो वैल्यू है जो इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई वैल्यू हम कह सकते हैं कि जनरल लाइफ में उसको हम नेगलेक्ट करके समझ सकते हैं या फिर इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, अब जो भी हमने यहाँ पे सीखा है उसको समराइज करते हैं, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसको कर रहे हैं इरेज। चलिए आइए देखते हैं डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस होते हैं दो टाइप्स के। जो फर्स्ट टाइप है इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस, और डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज भी बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी लिख सकते हैं। जो फाइनाइट डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस या सिग्निफिकेंट चेंज भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज या फिर डिफरेंस। और जो सेकेंड टाइप है वो है इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस। इनसिग्निफिकेंट चेंज या फिर डिफरेंस। और जैसा कि आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं फाइनाइट, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटेजमली या फिर इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस या फिर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ये होता है क्या है, ये दिखाता है आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज को, मीन्स लार्ज चेंज को। तो हम बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स अ लार्ज चेंज। अ लार्ज चेंज, ठीक है जी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा साइन। इस साइन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा साइन। डेल्टा का भी अपना इंपॉर्टेंस है। कभी फिजिक्स में इसका अलग इंपॉर्टेंस होता है, केमिस्ट्री में इसका अलग इंपॉर्टेंस होता है, और मैथमेटिक्स में इसका अलग इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो डेल्टा दिखाता है आपको चेंज को। कैसे चेंज को, बड़े चेंज को, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज। केमिस्ट्री की बात कर लो, केमिस्ट्री में आपको दिखाएगा हीट को, टेम्परेचर को, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा नोटेशन या फिर डेल्टा साइन। अब उसी तरह हम इसकी बात कर लेते हैं इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स बहुत छोटे, वेरी वेरी स्मॉल चेंज या फिर डिफरेंस। ओके नाउ, और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, डी नोटेशन से। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ये स्मॉल डी नोटेशन। ये तो कुछ इसके लिए थ्योरेटिकल चीज़ है। अब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे डेल्टा लगा हो, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि ये जो चेंज है वो एक लार्ज चेंज है, बड़ी वाली वैल्यू का चेंज है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको। अभी हमने एग्जाम्पल सारे लिए हुए थे। अगर आपका कोई क्वांटिटी है जिसकी फाइनल वैल्यू है 100, इनिशियल वैल्यू लेते हैं हम 95। ओके, हमको दोनों वैल्यू में क्या चाहिए, चेंज चाहिए। तो लिखेंगे डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज। कैसा चेंज, लार्ज चेंज या फिर सिग्निफिकेंट चेंज। डेल्टा आपको दिखाएगा चेंज, लेकिन डेल्टा साइन के बाद आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ दिखाया कि इस फिजिकल क्वांटिटी में ये चेंज है। तो यहाँ पर भी है, वी एफ वी आई लिखा था, हम यहाँ पर भी ही लिख लेते हैं। नहीं कुछ मेंशन है कि वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, टाइम है, मास है, एक्सेलरेशन है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ भी लिखा हुआ है, तो हम भी ही लिख लेते हैं। तो डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, डैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 95, और इस तरह से मिलने वाला है 5। ओके चलिए ठीक।
अगर हमको बात करना हो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस की या वेरी वेरी स्मॉल चेंज की, तो इस केस में आपका चेंज का वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है। तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइनल वैल्यू है आपकी, मान लेते हैं 100, पीछे वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, और इनिशियल वैल्यू है इसका 99.999.9 कुछ इस तरह का। अब इस वाले केस में अगर आप चेंज निकालोगे तो वो चेंज काफ़ी छोटा चेंज मिलने वाला है। तो छोटे चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डी साइन का यूज करेंगे, किसका, डी वाले साइन का। तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो 100 माइनस 99.999.9। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे जिसको, तो कितने आएगी, 0.00.01। ये वाला चेंज इतना छोटा है कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज डिफरेंस, या फिर लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स इनसिग्निफिकेंट चेंज, इनसिग्निफिकेंट चेंज and can be neglected, लेकिन इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, नहीं बोलेंगे तो बोल सकते हैं इट कांट बी नेगलेक्टेड। इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा साइन, और इसके लिए यूज करेंगे हम लोग डी साइन। तो ये मैथमेटिकल सिंबल है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे डेल्टा सिंबल लिखा होगा, इसका मतलब वो चेंज दिखा रहा होगा, और ये कैसा चेंज होगा, लार्ज चेंज होगा। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे स्मॉल डी लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो भी चेंज दिखा रहा है, लेकिन वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज दिखा रहा है। वो चेंज इतना स्मॉल है कि वो अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट चेंज। ओके, नाउ अब हमने सीखा है चेंज को या डिफरेंस को। चेंज और डिफरेंस सीखने के बाद हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज को। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए फंक्शन के बारे में, तो हम लोग फंक्शन में क्या जानते हैं, एक क्वांटिटी होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट क्वांटिटी वेरी करता है, उसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज की। तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ चेंज। हम इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आपका काम क्या है, अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करना है, समझना है इन चीज़ों को, और फिर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा नंबर मालूम है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे भी आप हम लोगों को पिक चेंज। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज। आखिर ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, किस वैल्यू के लिए चेंज हो रहा है, उसी चीज़ को समझेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज समझने से पहले हम आपको रिकॉल कराते हैं फंक्शन। आप लोगों को मालूम है फंक्शन के बारे में अच्छे से, तो हम एक फंक्शन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यह क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। और आप सभी लोगों को मालूम है y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स if we change the value of x, अगर आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो क्या होगा, y की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। देन y will अल्टीमेटली चेंज। यही तो होता है फंक्शन का मतलब। ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि जो x है उस x में चेंज हम कर रहे हैं xi से, पहले वैल्यू थी xi और ये xi टू xf हो गया। ओके, इनिशियल जो वैल्यू थी वो xi थी और फाइनल वैल्यू हो गया xf। ये हमें x में चेंज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो चेंज आपको निकालने आता ही है, डेल्टा से भी कर सकते हैं और डी से भी कर सकते हैं। देखा जाएगा कि चेंज किस तरह का है। तो y में भी आपको देखने को मिलेगा चेंज, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, yi से yf हो जाएगा। क्लियरली
अब यहाँ पे हमको डिफाइन करना हो रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज के लिए हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इज इक्वल्स टू, ये एक तरह का रेशियो है, क्या है, रेशियो है। तो ऊपर में लिखाता है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू में क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर x क्या है, हमारी इनपुट वैल्यू है, तो इनपुट वैल्यू में चेंज करने की वजह से जो हमारी आउटपुट वैल्यू है वहाँ पे जो चेंज दिखता है उन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो मुझे मिलेगा रेट ऑफ चेंज। और यहाँ से आप देख सकते हो वाई एफ माइनस वाई आई करेंगे, चेंज निकालने क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी वाई एफ माइनस वाई आई अपॉन एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, हम एक स्टेप और करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, हमको इस वाले फंक्शन से ये मालूम है कि y जो है से एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। हमें y की फाइनल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे आप इनपुट वैल्यू x देखते हो यहाँ पे फाइनल वैल्यू पुट करोगे, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स एफ, मतलब फंक्शन में हम x की फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फाइनल y मिलेगा, माइनस, देखिए ध्यान से, इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इनिशियल वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। क्लियरली, तो मर्जी है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी लेके जा सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गई। अब ध्यान से देखेंगे इन चीज़ों को कि ये जो रेट ऑफ चेंज है, मैंने यहाँ पे ना तो डेल्टा लिखा है और ना ही यहाँ पे डी लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं पता है कि ये चेंज इन वाई छोटा चेंज है या बड़ा चेंज है। मैं सिंपल टर्म यूज कर रहा हूँ, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम है कि चेंज इन वाई बड़ा है या चेंज इन एक्स छोटा है या बड़ा है, इसके बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर एक्स में बहुत छोटा सा चेंज होने वाला है, जब इनपुट वैल्यू में आप बहुत छोटा सा चेंज करोगे, माइन्यूट सा चेंज करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वैल्यू में आपको चेंज देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप चेंज दो तरह का निकाल सकते हो, एक हो जाता है छोटा चेंज के रिस्पेक्ट में आपको छोटा चेंज देखने को मिलेगा, और एक है लार्ज चेंज के रिस्पेक्ट में आपको लार्ज चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से चेंज, रेट ऑफ चेंज जो है वो निकाल सकते हैं दो तरह का, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज के बारे में और समझते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज के बारे में। तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं, दिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। ये चीज़ें हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, एक एक डॉट को पकड़ करके कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ को निकाला जा रहा है। बहुत ही सिंपल लेवल पे समझने की ट्राई करेंगे, सारी चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, चाहते तो डिफरेंशिएशन एक क्लास में ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ फॉर्मूला बता दो ऐसे होगा, लेकिन फिर वही चीज़ आएगी ना, हमें मैथ्स आता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि हम फिजिक्स मुझे आती है। मैथ्स अलग चीज़ है, फिजिक्स अलग चीज़ है। हाँ, मैथ्स के कुछ पोर्शंस का यूज़ किया जाता है फिजिक्स में, लेकिन जब आपको हम हथौड़ा दे देंगे, हर चीज़ आपको हम दे देंगे, लेकिन उनका यूज़ करना नहीं बताएंगे, फिर तो दिक्कत है ना कि आखिर हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरुआत हुई है, क्यों सीख रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई करेंगे फिजिक्स में, वो भी जानना ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टूल्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस टूल्स का कहाँ पे यूज़ करना है, तब तक पढ़ना बेकार है। तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एक होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही से देखिए नाम से सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। पहले हमने चेंज पढ़ा,
फिर रेट ऑफ चेंज पढ़ा, अब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे हैं। जो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये डिफाइन किया जाता है लार्ज इनपुट वैल्यू के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि इनपुट वैल्यू अगर आपका टाइम है तो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। तो हम बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफाइन किया जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब ये कैसे है, क्या है, उन चीज़ को हम समझेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज क्या होते हैं। जैसे हम इसके लिए एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल लिए थे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, तो हमने निकाला था रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज हमारा था वाई एफ माइनस वाई आई अपॉन एक्स एफ माइनस एक्स आई, यही थे ना। ये बेसिकली क्या था, चेंज इन वाई, तो लिखा जाएगा यहाँ पर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। बहुत ही सिंपल है, एक बारी बारी सब चीज़ को लेकर चलेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा कि x में चेंज की वजह से y में जो चेंज आया है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। हमें पता नहीं है कि x में चेंज कैसा है, बड़ा है या छोटा है। तो जब आप x में बड़ा चेंज लोगे तो हम इसको बोलते हैं कि डेल्टा x, डेल्टा मीन्स बड़ा। तो लार्ज चेंज इन x, इसके रिस्पेक्ट में जो y में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा y, ठीक है। इन चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज। मीन्स ये डिफाइन किया था लार्ज चेंज के लिए, लार्ज इनपुट वैल्यू के लिए। तो इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इट इज़ डिफाइंड फॉर लार्ज इनपुट वैल्यू दैट इज x एंड इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। और इनके लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज जो आप देख रहे हो, जब x में चेंज बहुत छोटा हो, वेरी 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 स्मॉल चेंज, उस टाइम पे यहाँ पे हम डेल्टा साइन ना यूज़ करके क्या साइन यूज़ करेंगे, डी साइन यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। जब आपका x में बहुत ही स्मॉल चेंज होगा तो y में क्या होगा, y में भी काफ़ी स्मॉल चेंज होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका जो सिंबल होने वाला है किसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, वो होने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही बेसिकली आपका है डिफरेंशिएशन। तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डी वाई अपॉन डी एक्स, इट इज़ नन अदर देन डिफरेंशिएशन। तो यही हमारा है डिफरेंशिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y x का फंक्शन है तो इस तरह से, कोई और चीज़ होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे। लेकिन ये होता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करेंगे, पहले हम इस सारी चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। इसके लिए एक हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उस डायग्राम से समझिए कि कैसे रेट ऑफ चेंज होता है। थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे ये तो अभी हम सिर्फ मैथमेटिकली बात कर रहे हैं थोड़ा सा, और लैंग्वेज के टर्म में बात कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिक्स से थोड़ा हट करके ज्योमेट्री की तरफ बात किया जाए तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे किया जाता है आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इनको अगर गौर से देखा जाए तो सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी कि कैसे दो तरह का रेट ऑफ चेंज होता है। देखिए हमको करना क्या है, एक आर्बिट्ररी मैंने फंक्शन लिया था ना y इक्वल्स टू एफ एक्स, बिल्कुल वही चीज़ लेकर के चलेंगे। ये है आपका y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अपने मन से आर्बिट्ररी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ से हम एक फंक्शन बना दिए कुछ इस तरह का। आई होप ये रेड कलर है तो उतना अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी इसलिए हम कोशिश करते हैं। That's perfect। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो यह एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है जिसका मैंने नाम दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स। फंक्शन की ग्राफ हम लोग बनाते हैं 9th क्लास में, 10th क्लासेस में। तो उसी तरह से समझ लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ होने वाला है, ठीक है।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये इनपुट लाइन है और ये हमारा आउटपुट लाइन है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर एक वैल्यू एक्स आई इनपुट वैल्यू और एक वैल्यू ले रहे हैं, ये इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स है, दिस इज इनिशियल वैल्यू, ओके। और एक वैल्यू हम ले रहे हैं एक्स एफ, ये है आपकी फाइनल वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल वैल्यू, ओके। तो हमको चाहते हैं कि एक्स आई के रिस्पेक्ट में हमें फंक्शन पे क्या वैल्यू मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इसके परपेंडिकुलर में जो इस फंक्शन को कट करे, और जहाँ पे ये कट करता है वहाँ पे हम इसको दिखा देंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू मिल रही है हमको, ये हमारी वैल्यू है वाई आई। एक्स आई के रिस्पेक्ट में हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिली है उसको हम बोलेंगे वाई आई। सिमिलरली एक्स एफ के रिस्पेक्ट में अगर हम चले ग्राफ पे देखें तो हमको ये वाली वैल्यू मिल रही है, और इनको हम अगर देखा जाते हैं आउटपुट वाले वैल्यू के तो हमें मिलने वाला है कुछ इस तरह का, ये हो गया वाई एफ। तो एक्स आई के रिस्पेक्ट में हमको वाई आई मिला और एक्स एफ के रिस्पेक्ट में हमको वाई एफ मिल गया, क्लियरली। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, होता क्या है बेसिकली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है। तो y में जो आप चेंज देख रहे हो, y में चेंज कितने का है, यही वाला ना वैल्यू चेंज है। इनिशियल y का वैल्यू ये था, फाइनली y का वैल्यू ये है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा y। हाँ जी, चलिए। और ये जो आप देख रहे हो एक्स एफ और एक्स आई, यही ना आपका चेंज हो जाएगा x में, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे डेल्टा ही क्यों यूज किए, क्योंकि हमको दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा चेंज है, इसीलिए हम लोग डेल्टा साइन का यूज किए हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कुछ इस तरह का चीज़, देख लीजिए, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। आप इनको नाम दे दीजिए, नाम देते हैं P, Q और R नाम दे दिए। नाम देने से थोड़ा आसानी हो जाएगी इसको डिस्कशन करना, इसलिए मैंने नाम दे दिया। अगर ये वाला टर्म डेल्टा वाई है तो क्या ये वाला चीज़ भी डेल्टा वाई हो जाएगा? मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल। अगर ये डेल्टा एक्स है तो ये वाला भी डेल्टा एक्स हो जाएगा, जी बिल्कुल डेल्टा एक्स होगा, ओके। तो चेंज होता है क्या, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा ज्योमेट्री से दिख रहा होगा। आप कीजिए क्या, P और Q को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ा गया फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट अ रोबोट। ये चीज़ें हम लोग को जब कैप्चा कोड डालते हैं ना, वहाँ पे पूछता है कि आप रोबोट हो, तो मैं रोबोट नहीं हूँ, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो गई। चलिए, तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एंगल अगर थीटा आप कंसीडर करते हो, दिस इज थीटा, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये पॉइंट आपका क्यूब वाला पॉइंट है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा बोल सकते हैं। तो बिल्कुल बोल सकते हैं टेन थीटा। ये जो आप लाइन देख रहे हो PQ लाइन, इस PQ लाइन का जो आया टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी लाइन होगा और वो लाइन एक्स एक्सिस से जितना झुका हुआ, जितना एंगल बना रहा होगा, उस एंगल का टेन लोगे तो बोलेंगे उसका स्लोप बोला जाता है। तो बोला जाएगा इसको क्या, स्लोप ऑफ लाइन। और यहाँ पे क्या लाइन है, PQ है, तो PQ दे देते हैं PQ। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, सिंपल सा एक फिगर बनाया, उस फिगर के अकॉर्डिंग चेंज इन एक्स दिखाया, चेंज इन वाई दिखाया, और वहाँ पे जिस पॉइंट पे कट किया उसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है जो कि आपका PQ दिख रहा है, क्लियर। रेट ऑफ चेंज को हम दिखाने के लिए लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब इस फिगर को हम गौर से देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इट इज़ नन अदर देन टेन थीटा, और टेन थीटा होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को ही हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोग जान लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है
और कोई लाइन इस एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, सपोज कि ये एंगल थीटा बन रहा है और ये लाइन का नाम मैं देता हूँ एल लाइन, तो हमसे पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल जितना झुकाव बनाती है एक्स एक्सिस से उसका एंगल लिख लीजिए और इसमें टैन लगा दीजिए, तो टैन थीटा। क्लियरली, तो यहाँ पर ये लाइन हमको दिख रहा है PQ लाइन, तो PQ लाइन जो एंगल एक्स एक्सिस यही है ना, तो एक्स एक्सिस एंगल कितना बन रहा है थीटा, मैंने एज्यूम किया, तो ये कितना है, ये आपका टैन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, यहाँ से मालूम ये चल रहा है कि ये जो चेंज था वो बड़ा चेंज था, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये क्या है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमको एक्स में बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली दिखाते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। लेकिन अगर कभी मैथमेटिकली ना दिया हो, ज्योमेट्रिकली पता करना हो कि क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ। किसका, लाइन का आप स्लोप निकाल लोगे, तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। अगर गौर से देखा जाए इस फिगर को, तो हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये एक कर्व है, ये जो फिगर है रेड कलर वाला वो एक कर्व है, और उस कर्व पे ये लाइन PQ है वो क्या है, सेकेंड की तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंड बेसिकली क्या था, किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड एट द कर्व। ठीक है, तो वहाँ से इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तो अभी हमने सीखा एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या होने वाला है। देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में ये होगा कि जो आप देख रहे हो ना बड़ा वाला चेंज, ये इतना बड़ा चेंज ना होगा, ये चेंज काफ़ी छोटी वैल्यू होने वाली है। दैट मीन्स ये एक्स आई यहाँ पे है, तो एक्स एफ भी इसके बगल में ही होने वाला है और वो काफ़ी छोटा होने वाला है। तो अभी हमने बात किया एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, लार्ज चेंज इन वाई अपॉन लार्ज चेंज इन एक्स, इट इज ज्योमेट्रिकली इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, ओके, या फिर स्लोप ऑफ सेकेंड। अब हम लोग बढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ। तो हम लोग इसी फिगर से देखते हैं, अगर आप करो क्या, इस एक्स एफ वाले को थोड़ा और नज़दीक लाइए, इसको थोड़ा और छोटा कीजिए, इसको और छोटा कीजिए, इतना छोटा कर दीजिए कि जो एक्स आई और एक्स एफ लगभग दोनों आस पास में आ जाए। किस में आ जाए, अगर एक्स आई यहाँ पे है तो एक्स एफ बिल्कुल इसके पास हो जाए, तब उस तरह के चेंज को हम लोग बोलेंगे बहुत स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो मैं फिगर को फिर से बनाऊंगा, ऐसा इसलिए ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जाए। तो आपको करना क्या है, इसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। चलिए आइए, अभी जो हम लोग पढ़े हैं रेट ऑफ चेंज, उन्हीं को समराइज करके लिखे हुए हैं। रेट ऑफ चेंज होते हैं दो तरह के, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो डिफाइन किया जाएगा लार्ज इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यू। ये लार्ज इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यू के लिए डिफाइन किए जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के लिए अगर आप बात करेंगे तो मैथमेटिकली इनको हम दिखाते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, दैट इज चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, या बोल सकते कि लार्ज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन एक्स। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, तो ये क्या होता है, ये डिफाइन किया था वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यू, या फिर आप ऐसे बोल लो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट वैल्यू के लिए डिफाइन किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए। तो वही चीज़ें हैं, इट इज़ डिफाइंड फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यू, और ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। नाउ मैथमेटिकली जब हमको दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो होता है हमारा एवरेज वाला। जब इस इंटरवल को, जो डेल्टा एक्स वाला जो वैल्यू है, इसको बहुत छोटा करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल, तो वेरी वेरी स्मॉल करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से, ये आपकी बड़ी वाली वैल्यू है डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को आप धकेगा, उसको पुश कीजिए, तो पुश करेंगे तो ये पुश करने के बाद ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आएगी। थोड़ा और पुश कीजिए तो ये और यहाँ पे आ जाएगी, इनको और पुश कीजिए यहाँ पे आ जाएगी, इसको और पुश कीजिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा और पुश कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या पता चल रहा है, इस वैल्यू को जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कंप्रेस करते करते इसको काफ़ी छोटा कर रहे हैं, मीन्स जो लार्ज इंटरवल था ना, इस लार्ज इंटरवल को हम लोग कंप्रेस करके छोटा कर रहे हैं,
तो ये तो हम लोग आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल से बताए हैं। मैथमेटिकली इसको कंप्रेसिंग करने के लिए या लमड़ाने के लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए या फिर कंप्रेस करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए एक टूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट। लिमिट लगाते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर आप लिमिट लगा दोगे और लिख दोगे कि डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब हुआ कि जो डेल्टा एक्स वाला जो वैल्यू आपको इतना बड़ा वाला वैल्यू दिख रहा है ना, इस वैल्यू को छोटा करके 0 ले आना है। ये बताता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, मतलब काफ़ी छोटा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है। ये इतना छोटा हो गया है कि ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो गया है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं बोला हूँ कि 0 हो गया है, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो गया है। इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं है, 0 के लगभग बराबर है। मीन्स हम बोल सकते हैं 0.0000001, कुछ इस तरह की वैल्यू हो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये बता रहा है कि हम लोग इस वैल्यू को काफ़ी छोटा कर रहे हैं, इसको इतना छोटा कर रहे हैं, इतना छोटा कर रहे हैं कि यह इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? इनसिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है। और आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे, और बहुत छोटे से डिफरेंस को दिखाने के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज़ करेंगे? डी वाले सिंबल का। तो अब डेल्टा एन रह करके क्या बन गया? ये डी बन गया। जब किसी भी वैल्यू में अगर आप लिमिट टेंड्स टू 0 लगाओगे, इसको बोलेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, पढ़ा जाएगा टेंड्स टू 0, तब ये बन जाएगा डी। डेल्टा बन जाता है डी, तो डी एक्स मिल गया। और डी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको वाई में क्या चेंज मिलेगा? डी वाई। डी वाई दिखा रहा है वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, और डी एक्स दिखा रहा है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ये चीज़ें हैं। तो ये आप हम ऐसे दिखाते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को दिखाने का हमारा तरीका क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। यही है हमारा डिफरेंशिएशन। तो आज की क्लासेस में हमने सीखा है कि चेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेंज कितने होते हैं, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने सीखा है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो हमारा डिफरेंशिएशन है, और इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। वहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा, जो हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स टाइप से स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोग बस इसकी नींव डाले हैं, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।